उधर को थोड़ा, उधर को उधर बोले थोड़ा, फिर अबे बाहर निकल जाओ साले। अभी मैंने फुल पंजा दबाया हुआ है, 4th गियर के अंदर है। 60 से 80 या 100 की स्पीड पकड़ने में हम 3 बंदों के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर लगाएगी ये गाड़ी। दोस्तों, जो आप गाड़ी देख रहे हो वो उस गाड़ी को इंडिया में सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, लोगों ने सबसे ज़्यादा ख़रीदा है मारुति की इस गाड़ी को, ऑल्टो। और ऑल्टो के अंदर जो है ये है 800 सीसी वाली। तो ये अमुज की गाड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। थैंक यू। और आप लोग इस वीडियो को ऐसे देख सकते हैं कि आप लोगों को इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, 800 सीसी खरीदनी चाहिए या 1 लीटर के ऊपर कम से कम जाना चाहिए आपको, या 800 की बजाय आप कौन सी और गाड़ियाँ खरीद सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, सारा सब कुछ जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझ भाई, आपने ये कब खरीदी थी? सर, ये गाड़ी मैंने मई 2017 में खरीदी थी। 52,000 52,000 से ज़्यादा चला चुका हूँ मैं। क्या है कि हम आपके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन 800 सीसी को हम लोग काफ़ी जो है नकारते हैं, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के आपको केटन जैसी गाड़ी मिल जाती। हालांकि स्पेस में उतना खास अंतर नहीं मिलता, लेकिन चलाने में थोड़ा सा मज़ा आ जाता, थोड़ी सी अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिल जाती और एवरेज भी थोड़ा सा अच्छा मिलता है उसमें। तो आपके दिमाग में क्या था जब आपने गाड़ी खरीदी थी, ये क्लियरली हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, दिमाग में बस ये चीज़ था कि जो ये 800 सीसी का इंजन है, चाहे वो पहले मारुति 800 आती है, हमारे पास पहले वो थी। तो इसीलिए वो 800 सीसी के इंजन पे इतना ट्रस्ट था। लेकिन वही 800 सीसी का इंजन जब वो हमारे पास जो पुरानी वाली थी वो यूरो 2 के पहली थी, मीसो कार्बोरेटर वाली थी। उसके बाद अब जब ये 15 साल बाद ये ऑल्टो शुरू हुई थी, जिसमें कि कार्बोरेटर लेस डायरेक्ट फ्यूज इंजेक्शन वाला सिस्टम था, तो इतना डिफरेंस था उसी 800 सीसी के इंजन में चलाने में कि आप अगर 800 चलाओ और या ये ऑल्टो चलाओ 800 वाली, तो आपको इतना डिफरेंस लगेगा कि आप वो नहीं, आप उससे 2-3 सेगमेंट ऊपर की गाड़ी चला रहे हो, इतना आपको इंजन पावर में डिफरेंस लगता था। बिल्कुल। उसके बाद एक वो ट्रस्ट बना हुआ था कि जो 800 सीसी का इंजन है मारुति का, वो सबसे ज़्यादा रिलायबल है। लेकिन दादा, ऑल्टो के अंदर जो है वो 1 लीटर इंजन भी तो आता था सर, लेकिन वही चीज़ है कि वो ट्रस्ट की बात थी कि जो 1 लीटर का इंजन है वो एक सिंपल सा मानिए ना कि एक प्लॉट है 100 गज का, 100 गज में अलग अलग आर्किटेक्ट ना अलग अलग नक्शा बनाएगा। अच्छा जी। कोई आपको अच्छा लगेगा, कोई कम लगेगा, किसी में 2 BHK बना देगा, कोई 1 BHK बहुत बड़ा बनाएगा। तो वो चीज़ थी कि जो 1 लीटर का इंजन था वो सबसे बेस्ट अगर पावर आउटपुट, माइलेज और सबसे अच्छा जो ड्राइविलिटी देता है वो वैगनार में देता है। लेकिन वो केटन में बस एक कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बजट में वो एक लीटर का इंजन लगा के दिया हुआ है, वो मुझे चीज़ लगती थी। उस हिसाब से स्पेस नहीं है, कहने का मतलब उस हिसाब से स्पेस, कंफर्ट, ना स्पेस है ना कंफर्ट है। तो वो चीज़ वैगनार में सबसे बेस्ट है। आप वैगनार में बैठिए और वही 1000 सीसी में आप केटन में बैठिए तो आपको वैगनार बहुत कंफर्टेबल लगेगा। देखो केटन जा रही है पीछे। 1 लीटर इंजन के अंदर हमारा मतलब ये था कि एसी जब आप चलाते हो दबती नहीं है गाड़ी। कल ना आप CNG गाड़ी के अंदर लगाते हो, आपकी गाड़ी नहीं दबती, थोड़ा सा आपको पेपी ज़्यादा लगेगा इंजन। माइलेज की अगर बात करें तो बिल्कुल भी डिफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो वो एक बात थी, और आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं पूछ रहा था, इसलिए हम लोग जो है वो जानने की कोशिश कर रहे थे क्यों, मतलब ये नंबर 1 आ रही है, ये हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। लेकिन मैं 2 बात और ऐड करना चाहूँगा। जैसे इसमें गाड़ी में टेक लगा के खड़ा हूँ, इसमें डेंट नहीं आएगा। दूसरी चीज़, ये क्विड 800 से अच्छी गाड़ी है। ठीक है, बशर्ते आपकी हाइट ज़्यादा ना हो, अम्बुज जैसी हाइट है तो क्विड से अच्छी गाड़ी है ये। बिल्कुल सही बात है। और उसके अंदर ये थोड़ी सी साइलेंट भी आपको मिलेगी। ठीक है, उसमें इंजन नॉइस ऐसा आएगी कि आपको डीजल वाली फील आएगी। और 1-2 बंदे हमें मिले भी थे जहाँ पे सेल्समैन उनको बोलता था कि देखो सर, पेट्रोल की गाड़ी है लेकिन डीजल वाली फील है हमारी में। तो मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल बात थी भाई। अमुज भाई, अब बात करते हैं कि इसकी माइलेज वगैरह 50,000 चला लिए तो कितना तक निकाल लेते हो एवरेज वगैरह? सर, सिटी में ऑन एन एवरेज 16.5-17 करीब आता है, और हाईवे पे 18 मैक्स 19 के ऊपर आज तक नहीं मुझे मिला है। अच्छा, हाँ। लेकिन चलाते हो, कितनी भगाते हो? मतलब 100 से 120। अच्छा, 100 से 120, ठीक है। मतलब जिस हिसाब से ये चलाते हैं उस हिसाब से बिल्कुल सही माइलेज इन्होंने एवरेज जो है वो बताई है इस गाड़ी की। लोग जो है वो 20+ भी निकाल रहे हैं, तो वो चलाने का अपना अपना तरीका होता है। अंबुज ने हमें ईमेल करा था कि इस गाड़ी को लेके बहुत जगह घूम कर आए हैं, मतलब कि ये 3 साल में 52,000 किलोमीटर चलाना कोई मजाक बात नहीं है, वो भी पेट्रोल गाड़ी को। काफ़ी अच्छी जगह घूम कर आए हैं, जानना चाहेंगे अंबुज से ही। सर, मैं एक बार इस गाड़ी को लेकर के गया था हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, फिर उधर से टेहरी, चंबा, धनौल्टी, मसूरी होते हुए रिटर्न आ गया था गुड़गांव।
अच्छा। एक ट्रिप हमने करी थी, हम गए थे इधर कांगड़ा, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, उधर से हम फिर गए थे ये आपका डलहौजी और वाया खजियार पठानकोट होते हुए रिटर्न आ गए थे। एक वो किया था, और एक जो लास्ट ईयर यही दशहरे के दिन हमने ट्रिप की थी, वो हम गए थे स्पीति। अच्छा। हाँ, वो 4 दिन में हम स्पीति जाके रिटर्न आ गए थे इसी ऑल्टो से, और हम टिल चीचम ब्रिज तक गए थे, इसमें काजा के आगे तक। भाई साहब शर्म करो सालो, शर्म करो। ठीक बात है यार। नहीं भाई, मेरी वाली तो ज्यादा सस्ती है इससे। ठीक है, तू शर्म कर। 50,000 चला दी, सीएनजी का ख्याल आया कि नहीं आया कभी? नहीं सर, कभी नहीं। वो तब सही है जब आपको सिर्फ दिल्ली एनसीआर में या जहाँ पे सीएनजी अवेलेबल है वहीं पे कम्यूट करना हो। अगर हमको महीने में एक बार भी अगर होम टाउन या 2 महीने में जाना है तो उस 600 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरे को ढूंढना पड़ता है कि सीएनजी अब मैं कहाँ भराऊँ। तो मैं सिर्फ यहाँ से फुल टैंक जाके 200-250 किलोमीटर के बाद फिर मेरे को पेट्रोल पे चलना है। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे समझ में आया, खासकर कि मारुति की गाड़ियों में अगर सीएनजी लगाते हो और वो भी कंपनी फिटेड नहीं लगाते हो, आप आफ्टर मार्केट लगाते हो, बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, गाड़ी पीछे से बैठ जाती है। हमको बेडलोनो में एडिशनल वो पीछे सपोर्ट लगवाने पड़े थे ताकि वो डिग्गी में उसका जो वो है स्टील है वो वहाँ पे बेंड ना हो जाए, उसके सपोर्ट के लिए। कई लोग गुटके वुटके भी लगा करके हाँ, शॉकर जो शॉकर है का वो हाइट रेस ऊपर करते कर हैं। लेते हैं, वो सारी चीजें। कोई और दिमाग में थॉट आया था इस गाड़ी को लेते टाइम कि नहीं यार ये नहीं तो ये ले लेते? सेलेरियो का मूड आया था, लेकिन फिर वही एट द एंड था कि फादर ने भी कहा कि बेटर है कि ऑल्टो पे जाएं, मेरे लिए भी इजी रहेगा, क्योंकि उनकी इस एज में 60% की एज में उनको उतना नहीं लगता कि गाड़ी बहुत हैंकी पैंकी हो, सिंपल सोबर हो और उनको बस साफ साफ दिखाई दे। उनका वही चीज़ है कि जैसा आपको आगे डेंट दिख रहा है वो फर्स्ट डे वाला, वो वही एग्जाम्पल है, उनको गाड़ी दिखाई दे आगे। ये जो आप जो डेंट देख रहे हैं ना, ये अंकल जी ने फर्स्ट डे ही लगा दिया था। ठीक है, अंकल जी भी देख रहे होंगे तो बता रहा कि लड़का बता रहा है। तो यहाँ पर जो है पार्किंग करते हुए पहले दिन ही लगा दिया था। फिर ये अनुज ने बोला कि अब लग गई, तो उन्होंने तब रोक दी गाड़ी। अच्छा, 50,000 किलोमीटर आपने चला ली है, 10,000 किलोमीटर पे इसका सर्विस होती है, तो कितना खर्चा आता है इसमें? ये जहाँ की गाड़ी रजिस्टर्ड है, जहाँ से ली थी, वो एक बी ग्रेड का टाउन है। वहाँ पे जो मारुति की सर्विस पे आपका सर्विस चार्ज या लेबर चार्ज पड़ता है वो कम पड़ता है, और अगर मैं यहाँ गुड़गांव में कराता हूँ ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल सही बात और है। उसमें अगर आप कॉस्ट में देखोगे तो कम से कम 600-700 रुपये का डिफरेंस है। अगर वहाँ पे 1200 रुपये लेबर कॉस्ट पड़ती है तो यहाँ पे 1800 रुपये पड़ती है। तो मैंने एक बार ये गाड़ी की यहीं गुड़गांव में सर्विसिंग कराई थी एक एजेंसी पे, काफ़ी रेनाउंड एजेंसी है, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि सिर्फ मैंने उनके ट्रस्ट पे गाड़ी दी थी, उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई, बट जब मेरे पास वो बिल आया, मैं वहीं जो एक कस्टमर लाउंज था वहीं बैठे सब कुछ मॉनिटर देख रहा था वर्कशॉप में क्या क्या हो रहा है। उसमें नियरली 3-4 चीज़ें ऐसी थीं जो गाड़ी उस स्टेशन तक, उस प्लेस तक गई नहीं, या गाड़ी में वो काम ही नहीं हुआ, बट वो चीज़ें उसमें ऐड करी गई, जिसकी वजह से मेरा कुछ नहीं तो करीब 5,000 का बिल एक्स्ट्रा आया था। टोटल बिल कितना आया था? टोटल बिल मेरा करीब 11,200 रुपये का आया था। तो ठीक है, वो भी इस ऑल्टो की जिसमें सिर्फ जनरल सर्विस थी, कोई मेरी तरफ से कोई गाड़ी में कंप्लेंट मैंने नहीं बोली थी कि ये मुझे प्रॉब्लम लग रही, ये मेरी कंप्लेंट है गाड़ी का। तो उसके बाद से फिर मैंने ये डिसाइड किया कि गाड़ी में जब तक कुछ मेरे प्रॉब्लम कंप्लेंट नहीं लगती है, और मैकेनिक को चेक कराता रहता हूँ। वैसे मेरी एक आदत है कि मैं लगभग हर 5,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर और प्लग क्लीन कराता हूँ और एसी फिल्टर क्लीन कराता हूँ। 10,000 पे तो ठीक है, चेंज कराता ही कराता हूँ, लेकिन मैं उसमें ये करता था कि फिर मैंने एक मैकेनिक पकड़ा जो सही मुझे समझ में आया, और उसको मैंने कहा कि ये चीज़ चेंज होनी है। मैं उसको पार्ट्स ला के देता था। हाँ, मैं जेन्युइन पार्ट्स मारुति की एजेंसी से ही ला के देता था, या किसी जो मारुति का अथराइज सेंटर है जहाँ से आपको स्पेयर पार्ट मिल सकता है वो ला के देता था। अपनी पसंद का इंजन ऑयल डलाता हूँ और मैं वहाँ सर्विसिंग कराता हूँ। मेरी हार्डली कॉस्ट जो जाती है वो 4,000 रुपये जाती है। हमारा अभी भी यही है थोड़ा सा स्टैंड की, अगर आप 1 लीटर ले सकते हैं इसके बजाय तो वो ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आपको अगर कहीं ना कहीं सीएनजी भी इंस्टॉल करवानी है, एसी वगैरह जो है वो चलाते हैं तो ज़्यादा दबेगी नहीं वो गाड़ी। एसी में दबाव तो फील करते होंगे आप? डेफिनेटली दबाव फील करते हैं। ये गाड़ी उसके लिए है जो खुद ये चीज़ मान के चले कि हाँ गाड़ी का इंजन छोटा है तो उसी हिसाब से चलाओ। उसको पता रहे कि अगर मेरी एसी ऑन है तो कम स्पीड अगर मेरी 20 या 10 से नीचे आ रही तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना है, सेकंड गियर में नहीं उठेगी या बहुत इंजन में वाइब्रेशन आएगा, वो एक तरीके से इंजन को डैमेज ही करेगा। पहाड़ों में काफ़ी गाड़ियाँ मैंने देखी है ऑल्टो LX, जिसमें ना तो पावर स्टीयरिंग होता है ना ही एसी होता है, वहाँ दबा के चलाते हैं, टैक्सी में वो भी। बड़ा मज़ा आया मुझ भाई, आपने बहुत ही दिल खोल करके सारी चीज़ें बताई। अभी और भी बातें करेंगे लेकिन अंदर चलने के बाद, ठीक है? तो चलो अब चलाते हैं गाड़ी को। ये है देवपा का जो है बॉडी स्ट्रक्चर फिलहाल जो है, ये आप देख रहे हैं कि ऐसे उठ रहे हैं पैर ना, तो ये चीज़ तो है यार। और पीछे जो है अमुज का देखते हैं कि भाई पीछे जो है वो लेग रूम कितना मिल रहा है।
तो ये चीज़, अगर आगे 6-4 का बंदा बैठा है तो अमुज का जो है वो बिल्कुल हल्का सा 1-2 उंगली का जो है स्पेस बचता है यहाँ पर। इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं मिलेगा। तो इसके अंदर जो है पावर विंडोज आपको यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर मिलेंगे आपको। उधर को थोड़ा, उधर को उधर ये चीज तो रहेगी, देख हमारे ये चीज तो टकराएंगे, और अगर सर्दी आएंगी तो जैकेट वैकेट डालेंगे तो और भी ज्यादा टकराएंगे। ठीक है, उधर बोले थोड़ा फिर। अबे बाहर निकल जाओ साले। इधर कर दोगे तो इधर चली जाएगी, और इधर का छोड़ दोगे तो इधर चली जाएगी। ये तो है स्टीयरिंग फीडबैक की बात। ठीक है, उतनी बुरी नहीं चल रही यार, चल तो सही रही है ये गाड़ी, नाइस। लेकिन कैबिन नॉइस आपको डेफिनेटली अंदर फील होगी। जैसे ही मेरे ख्याल से अभी इसमें आरपीएम मीटर तो नहीं है, टैकोमीटर नहीं है इसके अंदर, लेकिन आपको जो है वो अंदाजा हो जाता है जब कि कितने आरपीएम पे लगभग चल रही होगी अभी गाड़ी। एसी ऑफ करके देखता हूँ एक बार मैं। हल्का सा ऐसा फील जरूर होता है कि थोड़ा सा सांस ठीक से ले रही है गाड़ी, वो वाला चीज आती है थोड़ी सी। किसी ने गला दबाया हुआ है लेकिन हल्का सा ढीला कर दिया। हाँ, बस वही चीज है। अच्छा, अभी छोटे ब्रेकर से मैं उठा रहा हूँ, तो आपको ब्रेकर वगैरह की तो इशू आएगा नहीं मेरे ख्याल से? नहीं, ब्रेकर का तो इशू कोई नहीं आता है कभी। व्हील बेस इतना कम है गाड़ी का कि दूसरा टायर तुरंत ही आ जाता है तभी। हाँ। और वैसे भी अगर स्पीति तक जा चुकी है ये गाड़ी, तो ये चीज बताने तो आपको बेईमानी होगी एक तरह से। ठीक है, अच्छा स्पीति में प्रॉब्लम तो हुई होगी यार, आप जबरदस्ती करी होगी अपनी गाड़ी के साथ। डेफिनेटली कुछ जगह एरियाज ऐसे थे कि जहाँ पे मैंने आधा किलोमीटर के लिए पहले गियर में ही गाड़ी कंटिन्यूस चलाई है, और या दूसरे गियर में भी गाड़ी आ गई तो आप काफी एक्सीलेटर प्रेस किए हुए, बट गाड़ी हार्डली 20 की स्पीड पे भी नहीं अटेन कर पा रही है। तो वो थोड़ा बहुत एल्टीट्यूड का भी डिफरेंस था कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बट ये भी था कि थोड़ा बहुत हाइट का भी इशू है कि गाड़ी में इतना टॉर्क नहीं है। पावर बहुत छोटा इंजन है, 800 सीसी का इंजन है, हार्डली 40 न्यूटन मीटर के भी टॉर्क नहीं निकालता होगा, तो उतनी हाइट पे चढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने कंटिन्यूस इससे करीब 700 किलोमीटर की ट्रिप करी है, नॉन स्टॉप 700 किलोमीटर। अच्छा, तो लेकिन आज तक कभी गाड़ी में कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हीटिंग इशू आ रहा हो, या कोई मेरे उसमें मीटर में कुछ इंडिकेशन दे रहा हो कि ओवर हीट का कुछ भी ऐसा कभी नहीं आया है। अभी मैंने फुल पंजा दबाया हुआ है, 4th गियर के अंदर है। 60 से 80 या 100 की स्पीड पकड़ने में हम 3 बंदों के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर लगाएगी ये गाड़ी। अभी भी 80 तक ही पहुंची थी, लेकिन अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर हो तो इतना तेज स्पीड में चला भी कहाँ लोगे आप। बल्कि उल्टा इस चीज़ का एडवांटेज है कि छोटी सी गाड़ी है, कहीं पर भी आप पार्क कर दो, किधर से भी कट मारते हुए निकल जाओ। ठीक है, और ज़्यादा नज़रों में भी नहीं आएगी ये गाड़ी, ये चीज़ है। इसमें आपको एक बात तो है कि जो छोटे छोटे गड्ढे हैं ना, वो जरूर फील होगा। अगर इतना सा छोटा सा रोड़ा भी आ गया टायर के नीचे, तो वो पक्का फील होगा आपको। खैर अभी ये रवि चलाएगा, और ज्यादा नहीं चलाएगा, नहीं तो इसको ऐठन हो जाती है। जो ऐठन वाली बात थी वो 450 किलोमीटर के बाद हुई थी, क्योंकि थोड़ा सा ना ऐसे बैठना पड़ रहा है, इसमें पैर ऊपर हो जाते हैं ना। हाँ, ये बात तो है। फिर इसने बताया था कि एक बाबा भंगारी का चूरन इसने लिया था। आप इसको 80-90 में क्रूज करो, बड़े प्यार से चलती है, मतलब शांति पूर्वक। ऐसा नहीं लगता कि इंजन को जो है स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, बड़े प्यार से चलती है, और उस स्पीड में बहुत अच्छा माइलेज भी देती है ये, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बात बताऊं कि बहुत ही देख रेख चलाने वाली गाड़ी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आपने लगा दी, भिड़ा दी, तो वहां पर आपको नुकसान आप ही को ज्यादा होने वाला है वहां पर। ठीक है, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। चलाने के मामले में जो है ये गाड़ी मेरे को क्विड 800 सीसी से अच्छी लगती है, और वो हमारी फैमिली में है क्विड। अच्छा खासा एसी चल रहा है, आप छत के नीचे बैठे हो, ना धूप ना बारिश, और ज्यादा पैसे आपके खर्च भी नहीं हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने जो है लोन पे गाड़ी लेकर अपनी जो है ज्यादा
जरूरत से ज्यादा किस्तें बैठा दी हैं, उस हिसाब से आपका यूजेस नहीं है। ठीक है, महीने में आप चलाते हो 300 किलोमीटर और किस्तें बना रखी है आपने 15,000 किलोमीटर की, तो क्या, सॉरी 15,000 रुपए की तो हाँ। क्या फायदा उस चीज का यार, है ना। और एक और चीज है, अगर आप फैमिली के अंदर कोई सेकेंडरी गाड़ी भी लेना चाहते हैं ना, तो सिटी के लिए बेस्ट यूज के लिए इस टाइप की गाड़ी आप ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। तो ये था इस गाड़ी का एक्सपीरियंस जो कि हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया, अनुज ने। और खास तौर पर खुशी जो है हमें जब ज्यादा होती है, जब कोई ओनर को अपनी नीड ज्यादा पता होती है और उसके अकॉर्डिंग जब गाड़ी लेता है ना, तो और फिर उसको रिग्रेट नहीं होता अगर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही गाड़ी लेते हो तो। ठीक है, तो ऐसा ही अमुज का था और इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी करा, अपनी सिचुएशन पूरी बताई कि इन्होंने क्यों ली, कैसे ली, और इनको कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं है इस गाड़ी के साथ। फैंटास्टिक। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। ठीक है, वेल थैंक यू सो मच अमुज भाई, आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।